वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में जीके जीएस का 100 प्रश्न को देखेंगे और फास्ट देखेंगे फ्रेंड्स। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिएगा और क्वेश्चन गेस करते चलिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं आपका वेबसाइट पे क्यूज के रूप में, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर जा करके देखिएगा 25-25 चुनिंदा प्रश्नों का क्यूज है। तो प्रत्येक दिन 2 से 3 क्यूज मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, उससे आपको पता चलेगा फ्रेंड्स। उसमें आपका स्कोरिंग भी बताएगा कि आपने कितना सही किया, आपका कितना गलत हुआ, और रिव्यू में देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपका सही हुआ कौन सा गलत हुआ। ठीक है, तो क्यूज टेस्ट जरूर खेलिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए 100 प्रश्न फटाफट देख लेते हैं। आज लाइव क्लास नहीं आ सके फ्रेंड्स, क्योंकि ऑफिस के काम से देर हो गई थी, तो आते आते आपको रात हो गई, इसलिए लाइव क्लास नहीं आ सके। कल लाइव क्लास आएंगे। चलिए, तो आज का पहला सवाल है, फटाफट करिएगा फ्रेंड्स। राजा राजा मन्नार कमेटी का संबंध किस विषय से था? पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केंद्र व राज्यों के वित्तीय संबंध से था राजा मन्नार कमेटी का संबंध। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर फ्रेंड्स। दूसरा नंबर सवाल आपका है, वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से कितने वर्षों के बाद होता है? ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन है जो आपका 5 वर्षों के बाद होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल आपका है, आर्थिक सुधार कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, आर्थिक सुधार कार्यक्रम 1991 में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए आर्थिक जो सुधार कार्यक्रम भारत में लागू किया गया था 1991 में, उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये भी याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल है, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? 4 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत विश्व का पहला देश है जिसने 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा आपका 1952 में आरंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, हंसदेव बांगो परियोजना कहाँ स्थित है? 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो 5 का जो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में है। हंसदेव बांगो परियोजना मध्य प्रदेश हसदो नदी पर बनाया गया। ठीक है, नदी का नाम क्या है? तो हसदो नदी का नाम है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश पड़ता है। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो उबेर कप है जो आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चड्डा कप, नारंग कप, ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका इसी से संबंधित है, बैडमिंटन से ही संबंधित है। ठीक है, चड्डा कप भी पूछा जाता है, नारंग कप भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा नारंग कप और चड्डा कप, उबेर कप सभी है जो बैडमिंटन से है, तो 6 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आपका, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाले छल्ले का रंग क्या है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला है। ठीक है, याद रखिएगा, ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाले छल्ले का रंग कैसा है? तो पीला है। 7 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर सवाल देखिए। 8वां नंबर सवाल आपका है, भारत में एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? गेस करिए 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, भारत में एशियाई खेलों की शुरुआत है आपका 4 मार्च 1951 में सर्वप्रथम हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि आपका तमिलनाडु के श्री पेराम्बुदुर में स्थित है। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, अमेरिका की एक कंपनी ने बासमती चावल का पेटेंट किस नाम के चावल के लिए प्राप्त किया है? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइस टैग के लिए। 11 नंबर सवाल देखिए, ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 11 का होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्गरेट थैचर को ब्रिटेन की लौह महिला के नाम से जाना जाता है, मार्गरेट थैचर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर जिसको कह सकते हैं अंग्रेजी में, का गठन कब हुआ था?
तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, गेस कीजिए, ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948 में एनसीसी का गठन किया गया था फ्रेंड्स। एनसीसी का जो मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कभी। तो एनसीसी का जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है? तो नई दिल्ली में पड़ता है। याद रखिए कहाँ पड़ता है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय पड़ता है। गठन कब हुआ था? तो आपको 1948 ईस्वी में हुआ था। 13 नंबर सवाल को देखिए, एनसीए क्या है? एनसीए क्या है? तो 13 का करेक्ट आंसर सी होगा, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी। एनसीए का फुल फॉर्म होता है नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी। 14 नंबर है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? डोमिनिक लेपियर किसने कौन सा बुक लिखा था? 14 का करेक्ट आंसर डी होगा फ्रेंड्स, इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल। ये किसने लिखा ये बुक? तो डोमिनिक लेपियर के द्वारा लिखा गया है। 15 नंबर सवाल है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसे? WTO कहते हैं। तो इसका ये अस्तित्व में कब आया? 15 नंबर सवाल का, तो 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका मुख्यालय है फ्रेंड्स, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में पड़ता है। 16 नंबर, हिंदी कविता साहित्य के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल, वो भी उसी रीतिकाल के थे फ्रेंड्स। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हिंदी कविता साहित्य के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इनका प्रवर्तक माना जाता है फ्रेंड्स कवि केशव दास को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक भारत ने कहाँ प्राप्त किया था? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी एम्स्टर्डम में किया था। कब किया था फ्रेंड्स? तो आपका 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम आपका ओलंपिक में भाग लिया था फ्रेंड्स। वहाँ पर आपका स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और किस खेल में? तो हॉकी में। ठीक है, ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक भारत में हॉकी में प्राप्त किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में। और कहाँ था? एम्स्टर्डम में। 18 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस कीजिएगा। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द सरपेंट एंड द रोप। ये है जो आपका R.K. नारायण के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स आपका जो भी है स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा गया है, द गाइड भी लिखा गया है, वेटिंग फॉर द महात्मा भी आपका कौन लिखे हैं? तो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें था आपका क्या फ्रेंड्स, द सरपेंट एंड द रोप है उनके द्वारा नहीं लिखा गया। देखिए R.K. नारायण की मुख्य पुस्तकें में देखा जाए तो द डार्क रूम उन्हीं का लिखा है, मालगुडी डेज उन्हीं का लिखा हुआ, द गाइड उन्हीं का लिखा हुआ है, फिर उसका फ्रेंड्स आपका माई डेज, वेटिंग फॉर द महात्मा, स्वामी एंड फ्रेंड्स आदि ये सभी जो उन्हीं के द्वारा लिखा गया। लेकिन द सरपेंट एंड द रोप इसके द्वारा नहीं लिखा गया है। 19 नंबर, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत है जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1930 ईस्वी में हैमिल्टन से शुरू हुआ था। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, देखिए हर्षचरित है जो आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, और बाणभट्ट है जो आपका हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, ये भी याद रखिएगा। बाणभट्ट है जो किसके? तो हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, लेखक था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है 21 नंबर, किस वृक्ष की आयु किसी तरह तय की जाती है? ठीक है, यानी कोई भी वृक्ष है उसकी आयु किस तरह से ज्ञात की जाती है? तो उसका जो छल्ला होता है फ्रेंड्स उसको गिन करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए, किस पौधे की जड़ें खाई जाती है? 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए चुकंदर की जड़ें हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, जैसे आपका मूली का भी हम लोग खाते हैं, गाजर को भी खाते हैं, उसी तरह से चुकंदर के भी हम लोग खाते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है? सभी क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स मिडिल लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस बार 10वीं कक्षा के समकक्ष पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाए वो किसी को पता नहीं है, लेकिन आपको हर एक तरह का जो ईजी है वो भी और जो हार्ड क्वेश्चन है सभी तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना है ताकि आप ऑप्शन से भी आंसर छाट सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बी होगा, उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक होता है। जो फ्यूज में
प्रयुक्त होने वाला तार होता है उसका क्या होता है फ्रेंड्स, उच्च प्रतिरोध होता है और गलनांक निम्न होता है। तभी तो कुछ ज़्यादा वोल्टेज या उलट फेर होने पर क्या हो, जल्द गल जाता है, प्रतिरोध उच्च रहेगा तभी तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक कोड की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, ठीक है। 24 नंबर सवाल का गेस कीजिएगा। तो जेनेटिक कोड का व्याख्या का या खोजकर्ता हरगोविंद खुराना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, HIV परीक्षण किस रोग की जांच करने के लिए किया जाता है। HIV फ्रेंड्स तो आपका एड्स के लिए किया जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, चिकित्सा में नशीले पदार्थ का उपयोग किस लिए होता है। चिकित्सा में जो नशीला पदार्थ है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी दर्द से आराम दिलाने के लिए किया जाता है। 27 नंबर सवाल को देखिए, 27 नंबर सवाल आपका है, ऑस्टियोलॉजी किस विषय के अध्ययन को कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आपका हड्डी का अध्ययन किया जाता है, हड्डी यानी अस्थियां का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अस्थियां मतलब क्या होता है, हड्डी होता है ना। पागल कुत्ते के काटने का इलाज किसने खोजा था। पागल कुत्ता काटता है फ्रेंड्स तो देखिए क्या हो जाता है आपका रेबीज नामक वायरस से आदमी पागल हो जाता है, बीमार पड़ जाता है फ्रेंड्स, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो पागल कुत्ते के काटने के इलाज किसने खोजा था, तो इसका यानी कि कुत्ते का टीके जो है फ्रेंड्स आपका रेबीज वाला उसका टीका लुई पास्चर ने किया था ना। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पागल कुत्ते के काटने से क्या, रेबीज नामक रोग होता है ना, सॉरी रेबीज नामक रोग होता है, ठीक है, जिसमें मनुष्य है जो कुत्ते की तरह भूखने लगता है। तो जो रेबीज नामक रोग होता है तो उसका इलाज का टीका किसने खोजा था, लुई पास्चर ने खोजा था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। देखिए लुई पास्चर दूध पास्चुराइजेशन का भी खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। 29 नंबर, जो पूर्व सार्वत्रिक रक्तदाता है उसका रक्त समूह कौन सा होता है। रक्तदाता है ना, सार्वत्रिक रक्तदाता, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वदाता रक्त समूह वो है। क्योंकि फ्रेंड्स जो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, जबकि फ्रेंड्स आपका रक्त समूह ए बी है जो क्या होता है, सर्वग्राही होता है, ये भी याद रखिएगा। ए बी सर्वग्राही होता है और ये होता है जो सर्वदाता होता है। किस विटामिन से रक्त थक्के जम जाते हैं, तो विटामिन के इसका करेक्ट आंसर होगा 30 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 30 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। पीलिया रोग जिसके जॉन्डिस भी कहा जाता है फ्रेंड्स, तो जॉन्डिस से आपका लीवर प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, लीवर यानी हिंदी में क्या होता है, यकृत, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है। 32 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका स्पेस शटल में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। 32 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, डायनमो का कार्य क्या है। ये तो करीब करीब हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। डायनमो का कार्य क्या है और रासायनिक परिवर्तन का कार्य क्या है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन वाला, ठीक है। तो डायनमो क्या करता है, ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आपका है, वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। तो वाटर जेट है ना, तो अग्निशमन में इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का वाटर जेट तकनीक है जो अग्निशमन में प्रयोग किया जाता है। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल का देखिए, फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि। 35 का करेक्ट आंसर 28 फरवरी को रमन प्रभाव प्रकाश में आया था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, रमन इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने रमन प्रभाव का खोज किए थे, इन्हें रमन इनका वैज्ञानिक नाम है। तो इनका जन्मदिन है जो आपका 28 फरवरी, उस दिन आपको विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन प्रभाव के लिए ही उन्हें वर्ष 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आप पूछ दिया जाए कि रमन प्रभाव की खोज के लिए उनको कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1930 ईस्वी में इनको दिया गया था रमन इफेक्ट के खोज के लिए। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा भौतिकी क्षेत्र में। फ्रेंड्स अगला सवाल को देखते हैं, क्षतिज धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित होगा। चलिए छाते का रंग कौन सा संयोजन होगा फ्रेंड्स, तो देखिए ऊपर सफ़ेद नीचे काला होता है। 36 का करेक्ट है, सफ़ेद रंग में प्रकाश का क्या होता है, पूर्णतया परिवर्तित होता है ना। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सफ़ेद रंग में प्रकाश पूर्णतः परिवर्तित होता है और बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है, इसलिए धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन ऊपर सफ़ेद तथा नीचे काला होता है। अच्छा सवाल है दिमाग का, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर काला नहीं, ऊपर सफ़ेद होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर सफ़ेद धूप उस पर लगेगा तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और नीचे क्या होता है, काला होता है। तो ऊपर छाते का देखिए ऊपर कैसा होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। भारी जल एक प्रकार का क्या है, तो भारी जल जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स 37 का, तो ये मंदक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल देखिए,
जंग लगने तथा जलने में अंतर यह है कि जंग लगने में क्या होता है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गर्मी तथा रोशनी पैदा नहीं होती है ना। जंग लगने तथा जलने में अंतर क्या है, तो जंग लगने में गर्मी रोशनी पैदा नहीं होती, जबकि आपका जलने में क्या होता है, रोशनी पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। ठीक है। लोहे में जंग लगना ये है जो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। कैथोड किरणें क्या होती है फ्रेंड्स, तो कैथोड किरणें जो इलेक्ट्रॉन वाला होता है ना, ऋण आवेशित युक्त कण होते हैं। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती है। 40 नंबर सवाल को, यदि भोपाल में एक चुंबकीय सुई को लटकाया जाए तो इसकी उत्तरी सिरा किस ओर संकेत करेगा। भोपाल में इसका करेगा फ्रेंड्स हिमालय की ओर संकेत करेगा। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चुंबकीय सुई सदैव भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण दिशा में ठहरता है, अतः भोपाल में चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा का भौगोलिक उत्तर अर्थात हिमालय की ओर संकेत करेगा। अगला है मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विशाखदत्त है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है फ्रेंड्स, तो 42 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर कहाँ है, देखिए इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन सबको कभी कभी क्या फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन भी कुछ कुछ पूछा जाता है, तो सभी को प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिविजन रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि कभी कभी इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपका छतरपुर में, जिसको चंदेलों ने बनाया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में, छतरपुर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, और इसको किसने बनाया था फ्रेंड्स, तो आपको चंदेलों ने बनवाया था। 44 में पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 44 का करेक्ट आंसर इसकी 1700 कितना हो जाएगा, तो 14 फरवरी 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी फ्रेंड्स। 61 को मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था, मराठा पराजित हुआ था। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीते थे और मराठा पराजित हुआ था। हो सकता है पूछा जाए पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी, तो मराठों की हार हुई थी। जीत किसकी हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली की। 45 नंबर सवाल है, दिल्ली का जंतर मंतर कब बनाया गया था। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1704 ईस्वी में आपका दिल्ली का जंतर मंतर बनाया गया था, निर्माण हुआ था 1704 ईस्वी में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है पुरातत्व संबंधी जो खुदाई है फ्रेंड्स, वो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। अगला सवाल को देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी फ्रेंड्स, गेस कीजिए, तो इसका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम उसकी राजधानी थी। 48 का करेक्ट आंसर सी होगा। नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, ये भी कोई अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या था आपका मोहम्मद शाह के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था फ्रेंड्स, चलिए गेस कीजिए, तो तालीकोटा का युद्ध है जो आपका लड़ा गया था 50 का 1565 ईस्वी में। ठीक है, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। 51 महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर, सभी क्वेश्चन लॉलीपॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फटाफट देखते चलें। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जिसे अशोक स्तंभ शीर्ष से लिया गया वह कहाँ पर है, तो 52 का करेक्ट आंसर सारनाथ में है। अगला है, पाणिनि ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की थी फ्रेंड्स, तो पाणिनि है जो व्याकरण के क्षेत्र में ना। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 54 चाणक्य का एक और नाम क्या है, तो चाणक्य कहिए उनको, और क्या कौटिल्य कहिए, ठीक है, विष्णुगुप्त कहिए, तीनों इसी का नाम है। ठीक है, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ी से गिरने के कारण हुई थी, 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं की मृत्यु आपको सीढ़ी से गिरने से हो गई थी। ठीक है, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था फ्रेंड्स, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था, 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, देखिए गांधी इरविन समझौता को एक और कहे कि दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका 58 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, क्लीमेंट एटली था फ्रेंड्स, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो ठीक है, याद रखिएगा 58 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
59 नंबर सवाल को देखिए, हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो देखिए हर्षवर्धन को हराया था किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। 59 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया था, 60 नंबर सवाल का। 60 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर महात्मा गांधी ने दिया था। जबकि आराम हराम है, ये देखिए इसमें आराम हराम है, ठीक है, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था फ्रेंड्स, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। लेकिन करो या मरो, डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो बहुत सारे लोग हैं जो आराम हराम महात्मा गांधी मार देते हैं, नहीं, आराम हराम है किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। करो मरो किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। 61 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 61 नंबर सवाल का गेस कीजिए, 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग गेस करें। तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 21 का ए है, ठीक है, शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है, ठीक है। इसी के अनुसार है फ्रेंड्स, जो है शिक्षा जो अगर शिक्षा को परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को परिभाषित किया गया है, 21 का ए में। 62 नंबर सवाल है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी, देशीकरण से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। चलिए इसका जवाब आप लोग सही करिए, देखिए सही होता है या गलत होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में संविधान के भाग 2, ठीक है, कितने भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 11 के अनुसार कम से कम कितना फ्रेंड्स, तो 5 वर्ष ना। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रपति बनाता है। 65 नंबर सवाल को देखिए, भारत का संविधान क्या है फ्रेंड्स, तो भारत का संविधान क्या कहता है, 65 का एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान क्या करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। 66 नंबर, मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। चलिए अच्छा सवाल है, जिसकी संख्या 6 है। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 नंबर सवाल को देखिए, 67 नंबर सवाल है कि यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जायदाद का हक, ठीक है, वही आपका फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार पहले था क्या था, मौलिक अधिकार, प्राथमिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब है जो ये केवल कानूनी अधिकार के अंतर्गत है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए मूल संविधान में टोटल आपका कितने, तो 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित था। किंतु आपका फ्रेंड्स 44वें संविधान संशोधन, याद करिए 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में हुआ था, ठीक है, सॉरी 1978 में हुआ था। उसमें मूल अधिकार की सूची से इसको हटा कर करके आपका संपत्ति का या जायदाद का अधिकार को अनुच्छेद कितना 300 के ए में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो संपत्ति का अधिकार, जायदाद का अधिकार या ये सभी जो मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। 68 नंबर सवाल को देखिए, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। तो 68 का करेक्ट आंसर होगा मिनर्वा मिल्स केस में, ठीक है, कौन सा, मिनर्वा मिल्स केस में। क्वेश्चन अच्छा है फ्रेंड्स कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे, तो मिनर्वा मिल्स केस में। 69 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। तो आपका संवैधानिक उपचार कहाँ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका कितना फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 भी को भी कहा जाता है, याद रखें अनुच्छेद 32 से संबंधित है, तो इसी को इन्होंने संविधान का आत्मा कहा था। 70 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अभी बता चुके हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है। 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए भारत का सबसे पावरफुल संस्था है जो आपका संसद है, यही है जो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। 72 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। तो आपका 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
ऑप्शन नंबर बी होगा, ये भी आपका संसद के पास है। ठीक है, संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति है जो किस पे है, तो संसद पे है। अगला सवाल को देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 73 का कौन सा कथन सत्य नहीं है? संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, तो सही है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये भी सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। एक मिनट फ्रेंड्स, इसका कोडिंग में है ना, तो कोडिंग में है तो 73 का हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या कर रहा है इसमें, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो आपका तो इस तो सही है फ्रेंड्स, ये भी सही है, ये भी सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में, ये भी तो सही लग रहा है। तो कोडिंग में इसका आंसर देखिए तो सब तो सही लग रहा है फ्रेंड्स, 1 2। और इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुच्छेद इतना आता है, तो इसमें तो सही है फ्रेंड्स। तो आपका 73 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा क्या है इसमें कि आपका मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें तो सभी कथन सत्य है फ्रेंड्स। यहाँ क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो इसमें कह रहा है फिर संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, तो आपका सत्य है। ये भी आपका जो आपका है सही है, 12 से 35 तक है, ये भी आपका सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपातकाल में नहीं होता, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि असत्य इसमें कथन कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी जो भी कथन है जो आपका सत्य है, सत्य नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। बाकी जो भी कथन है इसके बारे में सत्य है। 74 नंबर सवाल को देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है फ्रेंड्स? तो 74 का सी हो जाएगा। अभी कितना वर्तमान में 6 है। 75 नंबर, हमें विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? चलिए, मैं बार बार बताते रहता हूँ कि मौलिक अधिकार मूल अधिकार है जो कहाँ के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका USA, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? कानून की समानता, अच्छा सवाल है फिर। 76 का हो जाएगा आपका ब्रिटेन से लिया गया है, जहाँ से संसदीय प्रणाली भी लिया गया है, वहीं से कानून की समानता का अधिकार भी लिया गया है। अगला, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर 17वें अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। 79, मौलिक अधिकार को प्रवृत्त करने के लिए निम्नलिखित रीटों में से कौन सी रीट जारी की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स 79 का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण और निषेध। मौलिक अधिकार को प्रवृत्त करने के लिए इन सभी है जो रीट की जारी की जाती है, तीनों, यानी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और निषेध। ठीक है, सभी। 79 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, 80 नंबर सवाल है, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालयों के द्वारा ये सब किया जाता है जारी। ठीक है, याचिका जैसे कि परमादेश हो गया, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, सभी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के द्वारा किया जाता है। ग्रह जो सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक है, तो सबसे अधिक नज़दीक कौन सा है फ्रेंड्स? बुध ग्रह है, जो सबसे छोटा भी ग्रह है। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है? 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कावेरी नदी है, जो पूर्व दिशा की ओर बहती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, कावेरी नदी है जो फ्रेंड्स कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ये भी याद रखिएगा, जो पूर्व की ओर बहती है। चलिए, 83 नंबर सवाल को देखिए, ओसम यानी असम का डिगबोई किस लिए जाना जाता है? तो असम का डिगबोई तेल क्षेत्र के लिए जाना जाता है। 83 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल तो भारत एवं चीन देशों को विभक्त करने वाली सीमा रेखा कौन सा है? 84 का बहुत इजी क्वेश्चन सेट में है फ्रेंड्स, तो आपका मैकमोहन रेखा हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है? पक्षीपाद डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी है जो पक्षीपाद डेल्टा बनाता है। और अमेजन नदी है जो फ्रेंड्स आपका चापाकार डेल्टा बनाता है। नील नदी जो भी, ये भी चापाकार डेल्टा बनाता है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो बनाता है कैसा फ्रेंड्स? तो प्रत्यत डेल्टा बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मिसिसिपी जो कैसा है? तो पक्षीपाद डेल्टा बनाता है। चित्रकोटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है फ्रेंड्स?
तो 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये बस्तर में है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो राज्य भी पूछता है कभी तो याद रखिएगा। 87 नंबर सवाल, कौन सा ग्रह इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है? तो आपका शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वायुमंडल में इनमें से कौन सी सबसे अधिक गैस सबसे अधिक है फ्रेंड्स? वायुमंडल में सबसे कौन देगा इनमें से? ऑप्शन दिया हुआ उसमें। तो आपका 88 नंबर सवाल का क्या होगा, गेस करिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा वायुमंडल में तो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के दूसरा स्थान पर ऑक्सीजन है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन रहता फ्रेंड्स तो नाइट्रोजन हो जाता। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग आपका 20.95% है, लगभग 21% है। तो यही आपका जो दूसरा सबसे ज़्यादा गैस है ऑक्सीजन ही है। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भरतपुर में हो जाएगा। ठीक है, ये भरतपुर कहाँ है फ्रेंड्स? अब राजस्थान में है। तो राज्य भी याद रखिएगा, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। तंबाकू की खेती के लिए कैसी जलवायु जरूरत होती है? चलिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स आपका 90 का। तो देखिए तंबाकू की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो आपका महाराष्ट्र कहाँ है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? चलिए गेस कीजिएगा 52 नंबर सवाल का। तो 52 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात फ्रेंड्स कौन सा है? यह भी याद रखिए, नेहकालिकई है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इकरा जोग जलप्रपात कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटका में शरावती नदी आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स। देखिए भारत का जो इसे महात्मा गांधी जलप्रपात या गारसोपा भी या योग भी कहा जाता है। ठीक है, और यह जो जोग जलप्रपात को अभी मैंने बताया, इसे महात्मा गांधी भी कह सकते हैं, गरसोपा या तो जोग जलप्रपात कहा जाता है। यह कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, प्रायद्वीप ऐसी भूमि होती है जो पानी से क्या होता है? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? चलिए इसका परिभाषा देख लें। तो ऑप्शन नंबर से, तीन ओर से घिरा हुआ जमीन को क्या कहते? एक ओर पानी होता है फ्रेंड्स, सॉरी, एक ओर पानी होता है और तीन ओर से क्या होता है? स्थल होता है, तो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, एस्किमो किस में रहता है? एस्किमो के बारे में हम बहुत बार पढ़ाए हैं फ्रेंड्स। एस्किमो क्या है? जनजाति का नाम है, कनाडा के उत्तरी तट पर से बेसिन के पास में रहता है एस्किमो जनजाति। तो देखिए कह रहा है 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, बर्फ के घर में रहता है। ठीक है, देखिए एस्किमो है जनजाति जो कहाँ रहता है फ्रेंड्स? तो बर्फ के घर बना करके रहता है फ्रेंड्स, जिसे क्या कहते हैं? उसे इग्लू कहा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इग्लू क्या है? तो एस्किमो जनजाति का घर है जो बर्फ का घर बना होता है। तो एस्किमो किस में रहता है? तो बर्फ के घर में रहता है, जिसे क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध है जो आपका सतलज नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? 96 का गेस करें, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह जो आपका शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 देखिए, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। फिर सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? 98 का गेस कीजिएगा। तो टोडा जनजाति है जो आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। टोडा जनजाति भारत के तमिलनाडु और केरल के सीमावर्ती नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में देखने को मिलता है टोडा जनजाति। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ताप्ती नदी सूरत है जो यही ताप्ती नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुल्ताई हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है जो फ्रेंड्स बैतूल जिले का पास में है, मुल्ताई नामक स्थान है ये, मुल्ताई नामक। ठीक है, याद रखिएगा। आज का लास्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स, निम्न में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन है 100 का फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा हो जाएगा ना। सूर्य बुध इन सबकी अपेक्षा चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है फ्रेंड्स? तो चंद्रमा है जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसमें देखिए फ्रेंड्स करीब करीब ठीक ही क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन था। तो इस सब का भी प्रैक्टिस सेट आपको हर हाल में करना है। और फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो टेस्ट शुरू किया हूँ फ्रेंड्स उसका लिंक दे दिया हूँ, उसमें 25 महत्वपूर्ण सवाल है, उसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न शामिल है। देखिए 25 में से अगर आप 15-18 क्वेश्चन भी सही करते हैं फ्रेंड्स तो बहुत अच्छी तैयारी, अगर 20 करते हैं तो एक्सेलेंट है, बहुत अच्छे हैं।
और अगर 22 करते हैं तो उससे भी अच्छा है फ्रेंड्स। तो आप लोग टेस्ट जरूर करेगा, आप लोग बोले थे तो इसके लिए टेस्ट किया है। और उसमें आपको आंसर सभी का लास्ट में चेक करेगा, सबमिट बटन करने के बाद में फिर ऊपर में आपका दिखाएगा स्कोरिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।